नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। मोदी कैबिनेट का कल विस्तार होने जा रहा है। नए मंत्रियों के नामों पर मोहर लग चुकी। कल सुबह 11 बजे नए नामों का ऐलान किया जाएगा। इस बीच पार्टी अध्यक्ष अमित शाह अपने घर पर संभावित मंत्रियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो कल 11 बजे नामों का ऐलान होगा और संभावित मंत्रियों में एसएस आलूवालिया, अनुप्रिया पटेल और अनिल माधव दवे अमित शाह के घर पहुंचे। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते, विजय गोयल, एमजे अकबर भी शाह के घर उनसे मिलने गए। सूत्रों की माने तो 10 से 12 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिनमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया। लंबे समय से मोदी कैबिनेट में विस्तार के कयास लग रहे हैं। इसे लेकर पिछले हफ्ते ही मोदी और शाह के बीच 5 घंटे की मैराथन बैठक भी हुई थी। इसके अलावा खुद मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा था। इसी आधार पर अब कैबिनेट में फेरबदल होगा। तो कुछ मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है और उधर यूपी सरकार के 2 साल पर मंत्रियों के कामकाज का आंकलन किया गया। कामकाज में तेजी लाने के लिए नए प्रयोगों की यहां पर जरूरत और 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने की भी जरूरत है। इसीलिए ये फेरबदल किया जा रहा है। जनता के बीच सरकार का अच्छा मैसेज देने की इस फेरबदल के जरिए कोशिश भी है, क्योंकि मंत्रियों के कामकाज का यहाँ पहले आंकलन किया गया, उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि ये फेरबदल है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन से वो नए चेहरे हैं जिन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो केंद्रीय कैबिनेट में कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें जगह मिल सकती है, ये हम आपको बताएंगे वो कौन से नाम हैं। तो अनुप्रिया पटेल का नाम है। जी हाँ, वो मिर्जापुर से एमपी हैं और यूपी चुनावों में कुर्मी सीटों पर नजर है, इस वजह से इनको भी यहाँ पर जगह दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश से जी हाँ, राघव लखनपाल एमपी है सहारनपुर से। तो साफ है कि पश्चिमी यूपी में जो वोट है उन पर नजर है। उसके बाद श्याम चरण गुप्ता एमपी है इलाहाबाद से। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हर एक वोट बैंक पर जातीय समीकरण को भी बैलेंस करने की पूरी कोशिश की गई है। महाराष्ट्र से विनय सहस्त्रबुद्धे हैं राज्यसभा सांसद और महाराष्ट्र से अनिल देसाई सांसद हैं शिवसेना के। तो शिवसेना को खुश करने की यहाँ पर कोशिश कहा जा सकता है। और रामदास अठावले का नाम भी है जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। आरपीआई से सांसद हैं। दलितों को लुभाने की कोशिश है मंत्री बनाने के जरिए। और राजस्थान से ओम माथुर और अर्जुन मेघवाल सांसद है बीकानेर से। गुजरात से पुरुषोत्तम भाई रूपाला बीजेपी से हैं। गुजरात पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती देने के लिए इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। दार्जिलिंग से एसएस आलूवालिया सांसद हैं दार्जिलिंग से। उत्तराखंड में अजय टमटा सांसद अल्मोड़ा से, काफी जाने माने नाम है ये। तो कहा जा सकता है कि एक बैलेंस बिठाने की यहाँ पर कोशिश की गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। रमन डेका सांसद असम से, इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। मध्य प्रदेश से एमजे अकबर राज्यसभा से सांसद हैं। तो तमाम वो चेहरे हम आपको बता रहे हैं जिन्हें कल मंत्री बनाया जा सकता है। तो चलिए अब उन नामों को जानिए जिनकी छुट्टी हो सकती है। रामशंकर कथेरिया एमओएस एचआरडी खराब परफॉर्मेंस के चलते कहा जा रहा है ये वजह हो सकती है। निहाल चंद मेघवाल एमओएस फर्टिलाइजर खराब परफॉर्मेंस का हवाला यहाँ दिया गया। विजय सांपला एमओएस सोशल जस्टिस पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की चूंकि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। तो किन मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, उसमें गिरिराज सिंह का नाम भी एमओएस एमएसएमई फिलहाल विवादास्पद बयान में हमेशा जिस तरीके के उन्होंने बयान दिए हैं उसके चलते इनकी छुट्टी की जा सकती है। नजमा हेपतुल्ला एज फैक्टर यहाँ पर आ रहा है, उम्र ज्यादा होने की वजह से छुट्टी हो सकती है। कलराज मिश्र एमएसएमई मिनिस्टर खराब परफॉर्मेंस का यहाँ भी वजह बताई गई है। तो उत्तर प्रदेश से अपना दल की अनुप्रिया पटेल, सहारनपुर से बीजेपी सांसद, ये तमाम नाम हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अब मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि किन मंत्रियों का कद बढ़ सकता है। पीयूष गोयल, जी हाँ, पावर एंड कोल कैबिनेट में इनको जगह दी जा सकती है। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर कैबिनेट का चेहरा बन सकते हैं। तो इन तमाम मंत्रियों का कहा जा सकता है कि प्रमोशन हो जाएगा कल। और संजीव बालियान एमओएस एग्रीकल्चर फिलहाल देख रहे हैं और उसके बाद कैबिनेट में इन्हें जगह दी जा सकती है। मुख्तार अब्बास नकवी हैं एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स फिलहाल।
तो मुस्लिमों को रिझाने की यहाँ कोशिश है कैबिनेट में। अगर इन्हें कैबिनेट का चेहरा बनाया जा रहा है तो मनोज सिन्हा एमओएस रेलवेज, तो पीएम के कामकाज की समीक्षा, जी हाँ, इनको भी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। डॉक्टर महेश शर्मा एमएस सिविल एविएशन टूरिज्म, तो इनका भी कद बढ़ सकता है। तो चलिए, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सियासत भी गर्मा गई है। किस तरीके से, आइए आपको सुनाते हैं। मजल्यावरती शिवसेनेत प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या वाढते आणि त्यांच्यामध्येच मी अजूनही व्यस्त आहे। मंत्रिमंडळाच्या चर्चेबद्दल अजूनही मी काही ठरवलेलं नाही, पण एक गोष्ट नक्की की शिवसेना काही मागायला कोणाकडे गेलेली नाही आणि शिवसेना लाचार होऊन कोणाच्या दारामध्ये उभी राहणार नाही। तो मुझे अमित शाह साहब ने मोदी साहब का संदेश दे दिया है कि भाई कल राष्ट्रपति भवन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, शपथ विधि हो रहा है और उसमें आपको शपथ लेनी है। तो मेरा मंत्री पद पक्का है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया है। अभी कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कैबिनेट मिलेगा, इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा या एमओएस मिलेगा, उसके बारे में कोई चर्चा हुई नहीं है। उधर सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों को 50 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। पिछले साल राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई ने दिल्ली सेक्रेटेरिएट में छापेमारी भी की थी। एफआईआर के मुताबिक राजेंद्र कुमार ने 2007 में एंडेवियर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की थी। आरोप यह है कि राजेंद्र कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी को 9 करोड़ 50 लाख रुपए का ठेका दिलाने में मदद की थी। तो इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है। आज वरिष्ठ लोक सेवक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एक अन्य कर्मी दिल्ली सरकार, दिल्ली की प्राइवेट कंपनी के 2 तत्कालीन निदेशकों एवं एक प्राइवेट व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उक्त वरिष्ठ लोक सेवक एवं अन्यों पर घूसखोरी एवं आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के ठेकों को आवंटित करने में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी का पक्ष लेने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों को दिल्ली की नामित अदालत में कल पेश किया जाएगा। आगे की जांच जारी है। पिछले 23 साल के इतिहास में कभी भी केंद्र सरकार कभी भी इतनी घटिया हरकतों पर नहीं उतरी, कभी भी इतने निचले स्तर पर नहीं उतरी जितना निचले स्तर पर अभी वर्तमान केंद्र की सरकार उतर के आ गई है। तो दिल्ली एनसीआर में बड़ी डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आज सुनवाई के दौरान बड़ी डीजल गाड़ियों पर सेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से 6 हफ्ते का वक्त मांगा था। आपको बता दें, पॉल्यूशन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी और उससे ज्यादा की डीजल गाड़ियों पर बैन लगाया हुआ है। इस मामले में टोयोटा और मर्सिडीज ने ऐसी कारों पर 1% सेस जमा करने की पेशकश की थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी डीजल गाड़ियों पर सेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से 6 हफ्ते का वक्त मांगा। 6 हफ्ते के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि बड़ी डीजल गाड़ियों पर कितना सेस लगाया जाए। तो लगातार बाजार छठे दिन बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। मजबूत विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई और कारोबारी सत्र में निफ्टी 8400 के स्तर के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार टिकने में कामयाब नहीं रहा और बाजार ने दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 134 अंक और निफ्टी 42 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में रियल्टी, मेटल, तेल, गैस, कैपिटल गुड्स, पीएसयू, बैंक्स और टेलीकॉम शेयर्स में खरीदारी रही। फेडरल रिजर्व ने यूएस में बोल रखा है दैट दे विल नॉट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स इन सच अ वीक ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, लिक्विडिटी काफ़ी है और इसलिए मार्केट काफ़ी ऊपर है। और मुझे लगता है कि जब तक फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करे, ये मार्केट थोड़े स्टेडीली ऊपर जा सकते हैं। पर अगर फेड ने वापस बोलना शुरू करा कि अब इकोनॉमी स्टेबल है ग्लोबली और हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने हैं, तो फिर मार्केट्स के लिए ये काफ़ी क्वाइट डेंजरस फॉर द मार्केट। अभी क्या हो रहा है कि मतलब थोड़ी चाइनीज इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आई है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टिमुलस और बहुत सारी स्पेंडिंग करा है पिछले 3 महीने में इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने को। जब वो स्टिमुलस हटेगा अगले 3-6 महीने में, तो मुझे लगता है फिर से डाउन ट्रेंड थोड़ा आ सकता है। तो इसलिए मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं दिख रहा मार्केट्स में अभी। आई थिंक जो इंडिया की स्टोरी अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं अभी काफ़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों से मिल के आया हूँ अमेरिका और कनाडा में।
और उनकी जो इंडिया की स्टोरी पे जो उनका भरोसा है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो अभी भी बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो ग्लोबल की सिचुएशन है, ग्लोबल काफ़ी स्लो डाउन है, लेकिन उसमें इंडिया बहुत अच्छा दिखता है। आई थिंक आने वाले अक्टूबर के बाद मार्केट अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अच्छी रहेगी। तो मॉर्गन स्टैनले के रुचित शर्मा का कहना है कि फेडरल रिजर्व के रेट नहीं बढ़ाने से दुनिया के बाजारों में तेजी आई। अगर फेड ब्याज दरें बढ़ाता है तो बाजारों पर दबाव बढ़ेगा। और L&T इन्फोटेक का आईपीओ 11 जुलाई को खुलकर 13 जुलाई को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 705 से 710 रुपए तय किया है। रिटेल निवेशकों को आईपीओ में 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी 10% हिस्सा बेचने के लिए 1 करोड़ 75 लाख शेयर जारी करेगी और इसके जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी ने कहा कि उसका यूके में कोई एक्सपोजर नहीं है। आईपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94% से घटकर 84% रह जाएगी। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ESOP जारी करने के बाद मोटर्स की हिस्सेदारी घटकर 81% रह जाएगी। L&T इन्फोटेक का कहना है कि उसके पास फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 49 ग्राहक हैं। 2015-2016 में कंपनी का मुनाफा 922 करोड़ रुपए रहा था। L&T इन्फोटेक के आईपीओ के बारे में L&T के ग्रुप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन AM नाइक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने। L&T इन्फोटेक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ग्रुप चेयरमैन मिस्टर AM नाइक और उनकी टीम। सर, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे आप ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, क्या रीज़न है? क्योंकि जो पी है वो काफ़ी कम है, 12.5 पी के आसपास है, इंडस्ट्री का पी 17-18 है, लेकिन जो आपने प्राइसिंग रखा है वो 700 के आसपास रखा है। तो प्राइसिंग कम रखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? नहीं, पहले तो मैं ये आपकी बात मानता नहीं हूँ कि 17-18 मल्टीपल सब कंपनी का है। इवन जो टायर 1 कंपनी है उसमें से 2 से 3 का मल्टीपल 15 है। सो ऐसा नहीं है कि सबका 17-18 है, खाली 2 कंपनी का 16 से ज़्यादा है, राइट, से 17 2 कंपनी का। सो इफ़ यू सी, आप अगर देखें तो इतना प्राइस कम में जा रहा है ऐसा भी नहीं है। रीज़नेबल प्राइस हमें छोड़नी चाहिए मार्केट के लिए, शेयर होल्डर के लिए, जो L&T ग्रुप में आज तक इतना विश्वास करती आ रही है। L&T ग्रुप का जो एक ब्रांड है वो शेयर होल्डर ने भी बनाया हुआ है, क्योंकि वो हमेशा L&T का नाम आएगा तो बोलेगा पैसा कभी जाएगा नहीं, कुछ भी तो कमाएंगे। ये सोच को देखते हुए हमने सोचा कि इसकी प्राइस थोड़ी कम रखें, उससे कोई ज़्यादा फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 90% तो हमारे हाथ में है। जो भी हम कर रहे हैं वो तो 10% के लिए कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो। लेकिन आप बोलते हैं कम है तो ठीक है, अट्रैक्टिव है। चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी जारी है। MCX पर इंट्राडे में भाव 2000 से ज्यादा बढ़कर 48,000 रुपए प्रति किलो के पार चला गया। विदेशी बाजार में भी दाम 4% से ज्यादा बढ़ गया। इस साल MCX पर चांदी का भाव करीब 40% बढ़ गया है। जानकारों की माने तो निवेश और इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने से चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी आई है। ऐसे में जल्द ही भाव 50,000 के स्तर को पार कर सकता है। चांदी के साथ साथ आज सोने के दाम भी 300 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं। मॉनसून के मोर्चे पर राहत की खबर है। तय समय से करीब 10 दिन पहले मॉनसून पूरे देश को कवर कर सकता है। मॉनसून विभाग के डायरेक्टर जनरल LS राठौर ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 48 घंटों में मॉनसून पूरे देश को कवर कर लेगा। जुलाई आते ही मॉनसून की रफ्तार बढ़ गई है। इस महीने के शुरुआती 3 दिन में सामान्य के मुकाबले 29% से ज्यादा बारिश हुई, लिहाजा 4 दिन में ही मॉनसून का डेफिसिट 11% से घटकर 6% पर पहुंच गया। खास बात यह कि कृषि उत्पादन वाले बड़े राज्यों में इस दौरान जबरदस्त बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मॉनसून सामान्य से 11% से ज्यादा हो गया है। ई-टेलर्स और रिटेलर्स के बीच झगड़ा वित्त मंत्रालय पहुंच गया। सूत्रों की माने तो वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने दोनों के बीच झगड़े में दखल दिया है। रिटेलर्स की वित्त मंत्रालय के साथ पहले दौर की बैठक हुई। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय दोनों पक्षों में सहमति बनाना चाहता है। मंत्रालय की पहल पर दोनों पक्षों के 5-5 प्रतिनिधि बैठक करेंगे। दोनों पक्षों की बैठक में आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। इस बैठक में जयंत सिन्हा भी शामिल होंगे। दरअसल सरकार चाहती है कि ई कॉमर्स को फंडिंग जारी रहे। ई कॉमर्स कंपनीज पर FDI नियम नहीं मानने का आरोप है।
जेपी एसोसिएट्स की अल्ट्राटेक के साथ डील अगले 9 से 12 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। जेपी एसोसिएट्स ने अपना सीमेंट कारोबार अल्ट्राटेक को 16,190 करोड़ रुपए में बेचा था। जेपी एसोसिएट्स की ग्राइंडिंग यूनिट के लिए अल्ट्राटेक 500 करोड़ रुपए देगी। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया। सिविल एविएशन राज्य मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट पर केंद्र और यूपी सरकार के बीच सहमति बन गई है। इस एयरपोर्ट के लिए सिर्फ रक्षा मंत्रालय से एनओसी मिलना बाकी है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर काम शुरू हो जाएगा। महेश शर्मा से खास बात की हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने। सर, रीजनल कनेक्टिविटी को सफल बनाने के लिए लगातार एयरपोर्ट के डेवलपमेंट की दिशा में सरकार काम कर रही है। ताज़ा कदम क्या है और किन किन एयरपोर्ट्स को आपने आइडेंटिफाई किया जिस पर तेजी से काम होगा? आज उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर सिविल एविएशन और सेक्रेटरी सिविल एविएशन और भारत सरकार के भी सेक्रेटरी सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी चेयरमैन आज उसमें शामिल हुए, जिसमें यह तय हुआ कि 9 एयरपोर्ट्स पर चर्चा हुई, जिसमें 4 एयरपोर्ट्स जिनको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के माध्यम से हम कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, और इन चारों एयरपोर्ट्स को हम आज से कनेक्टिविटी देने की शुरू कर रहे हैं, जिनमें 2500 रुपये की स्कीम के साथ इलाहाबाद 2500 रुपये की स्कीम के अंदर ये चालू हो गई। और बाकी जो 3 और एयरपोर्ट हैं, जेवर एयरपोर्ट के बारे में चर्चा हुई, जिसका मार्ग प्रशस्त हो गया। स्पाइस जेट ने ईद के मौके पर दुबई और भारत के बीच सस्ते टिकट की स्कीम लॉन्च की। स्कीम उन सभी 10 शहरों के लिए है जहां स्पाइस जेट की दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट है। दुबई मुंबई और दुबई पुणे के लिए 299 दिरहम यानी कि करीब 5500 में टिकट मिल रही है, जबकि दुबई से दिल्ली, अमृतसर, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि और कोच्चि के लिए 325 दिरहम यानी कि करीब 6000 रुपये चुकाने होंगे। दुबई, मदुरै और दुबई से अहमदाबाद रूट का किराया करीब 6400 रुपये होगा। इस किराए में सभी टैक्स शामिल हैं। स्कीम के तहत 6 जुलाई तक टिकट बुक कराई जा सकती है। स्कीम के तहत बुक टिकट करने पर इस साल 25 जुलाई से 15 अक्टूबर के बीच यात्रा करनी होगी। ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने ऑनलाइन सर्विस सेगमेंट में एंट्री की घोषणा की और अब आप स्नैपडील पर फ्लाइट के टिकट बुक कराने के साथ साथ बस की टिकट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा होटल रिजर्वेशन और ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। स्नैपडील इस सेगमेंट में कदम रखने वाली पहली मार्केट प्लेस कंपनी बन गई है। कंपनी के को फाउंडर रोहित बंसल के मुताबिक 2020 तक ऑनलाइन सर्विस इंडस्ट्री $10,000 करोड़ की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्नैपडील ग्राहकों की हर जरूरत को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। स्नैपडील ने सर्विस के लिए जोमैटो, क्लियर ट्रिप, अर्बन क्लैप और रेड बस से करार किया। अगर आप रेलवे से सफर करते हैं तो हो सकता है कि अगली बार रेलवे में किसी तरीके की दिक्कत आपको ना आए, और किस तरीके के खाना का वहां पर आपके लिए इंतजाम किया गया है इस रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं। कृपया ध्यान दीजिए। May I have your attention, please? रेलवे अब स्वाद के जरिए यात्रियों का दिल जीतने की तैयारी कर रही है। ट्रेनों में खाने पीने की व्यवस्था देखने वाली IRCTC रिटॉर्ड केटरिंग की शुरुआत करने जा रही है। रिटॉर्ड केटरिंग में पैकेज्ड फूड होता है, बस उसमें गर्म पानी मिलाना होता है और इंस्टेंट खाना तैयार हो जाता है। ये जो पैकेट रहेगा, इसी में आपका राजमा राइस या जो भी आपको डिश होगा वो इसी के अंदर रहेगा, और इसको आपको गर्म पानी में 3 से 4 मिनट तक भिगो के रखना है। भिगो के रखना है, बिल्कुल। तीन से 4 मिनट तक भिगो के रखने के बाद जो है ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। रिटॉर्ड केटरिंग के जरिए IRCTC 1 लाख फूड सैंपल ट्रायल के तौर पर यात्रियों को देगी। इसमें राजमा चावल, छोले चावल, पनीर बिरयानी, चिकन बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी समेत कई और वैरायटीज होंगी। यात्रियों से मिले फीडबैक के आधार पर रिटॉर्ड केटरिंग सेवा को अपनाया और विस्तार किया जाएगा। फिलहाल एयरलाइंस रिटॉर्ड केटरिंग सर्विस का इस्तेमाल करती हैं। IRCTC का दावा है कि रिटॉर्ड केटरिंग के तहत खाने की कीमत काफी कम हो।